कुछ ही देर बाद अलमारी में एक गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। संकुन चला गया। इसके माध्यम से संकुन ने अपना रास्ता रोशन करने के लिए एक मोती निकाला। इसकी कोमल सफेद रोशनी ने एक दृश्य को रोशन कर दिया। अंधेरे का कोना। कुछ देर चलने के बाद वह एक भूमिगत नदी के पास पहुंचा। दो मोटेंदी के ऊपर पत्थर की जंजीरें लटकी हुई थीं और उनसे उसका सिर लटका हुआ था। सांगजे ने सिर झुकाया। सांगजे। आवाज सुनकर सांगजे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। सप्रकाश होने पर वह संकुन का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। बड़े भाई, संकुन ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में दिल का दर्द भरा हुआ था। सांगजे, हमारा ऐसा क्यों करेगा? क्या पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारे सामान को तोड़ने के लिए लोगों को भेजेगा। जानवरों की हड्डियां। संकुन की आंखें लाल होते देख संजय चिंतित हो गई। बिग ब्रदर, ऐसा मत करो, परेशान होना। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। यह मेरा है। मैं उस दुष्ट जानवर को काबू नहीं कर सका। मेरे भीतर ये बार बार कबीले के पशु संबंधियों को नुकसान पहुंचाता रहता है। मैं इसके हकदार हैं। सांगजे, क्या तुम वाकई हमारे पिता को दोषी नहीं ठहराते? सांगजे ने अपना सिर बेतहाशा हिलाया। मैं नहीं, मैं सिर्फ खुद को ही दोषी मानता हूँ। अगर आप उसे दोषी नहीं मानते तो फिर आप राजदंड क्यों पकड़े हुए हैं? इसे अपने पिता को लौटाने से इनकार करना। सांगजे जम गया। उसकी साफ विषम रंग वाली आंखें घोर अविश्वास से भर गई। कौन सा राजदंड? बड़े भाई, मेरे पास राजदंड नहीं है। पिताजी ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, कोई भी राजदंड। अंबर रंग की आंखें और गहरी हो गई। वह धीरे धीरे पानी में चला गया। एक उनकी गहराइयों में एक अजीब भयावह रोशनी चमक रही थी। सांगजे, तुम जानती हो कि हमारे पिता में अब प्रबंधन करने की हिम्मत नहीं रही। जनजाति, लेकिन कोई भी जनजाति एक दिन भी कबीले के नेता के बिना नहीं रह सकती। और यदि मैं कबीले का नेता बनना चाहता हूं तो मुझे वह राजदंड प्राप्त करना होगा जो ये पद का प्रतीक है। और वह राजदंड पिता ने तुम्हें ये बहुत बार दिया, साल पहले। सांगजे ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मुझे सच में नहीं पता, बिग ब्रदर। अपना धैर्य खोते हुए संकुन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। सांगजे, परीक्षण मत करो मेरा धैर्य। तुम्हारा शावक अभी भी मेरी देखरेख में है। अगर आप नहीं चाहते कि उसे कष्ट हो, अगर तुम्हारा भी वही हश्र हो तो अभी राजदंड सौंप दो। सांकी के ख्याल आते ही सांगजे की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अगर मैं सचमुच जानना चाहता हूं, बड़े भाई, आप आज रात यहां क्यों नहीं आ जाते और उससे पूछो। संकुन अचानक क्रोधित हो गया और उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। सांगजे के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। तुम्हें लगता है कि मुझमें हिम्मत नहीं है? अध्याय 176, उसे एक उदाहरण बनाना। जैसे ही सुनहरी रोशनी की आखिरी किरण क्षितिज में डूबी, संकुन बाहर निकल गया। जल कारागार का। उसकी आंखें भयावह थीं, उसका चेहरा बेहद घृणित था। बेलिंग उसके पीछे आया और पूछा, युवा कबीले के नेता, क्या आपको मिल गया? राजदंड का पता लगाओ। संकुन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। नहीं, उस नीच दरिंदे ने ही इसे छिपाया होगा। फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, युवा कबीले के नेता। हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले उत्तराधिकार समारोह। राजदंड के लिए मैं किसी को नियुक्त कर दूंगा। प्रिपेयर अ सब्स्टिट्यूट। संकुन अब भी बेचैन था। क्या पुजारी अभी तक तैयार नहीं है? बेलिंग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी कुछ और दिनों की जरूरत है। उत्तराधिकार समारोह जल्द ही होने वाला है। यदि मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता हूं, जल्द ही बोन फ्यूजन सर्जरी होने वाली है। मैं इससे आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करूंगी? पशुमानव, निश्चिंत रहें, युवा कबीले के नेता। आप पहले से ही 8 स्टार बीस्ट सोल हैं। बीस्ट गार्ड के अलावा आपसे ऊंचा पद किसी का नहीं है। नहीं, बीस्टमैन तुम्हें हरा सकता है। उत्तराधिकार समारोह आयोजित करना सबसे अच्छा है। जितनी जल्दी हो सके, देरी से परेशानी पैदा हो सकती है। संकुन को लगा कि उसकी बात में दम है। हम उत्तराधिकार समारोह के दिन होंतू ने द्वार पर दस्तक दी। कियाओ शीशी के आंगन में सुबह सुबह का दृश्य। जिक्सी, शीशी, क्या आप ऊपर हैं? हम अब निकलने ही वाले हैं। कियाओ शीशी सांकी को अपनी पीठ पर लिए हुए द्वार खोला। हम तैयार हैं, हम अब जा सकते हैं। सुनशियाओ घर से बाहर निकल गई। सुनशियाओ को देखकर होंतू डर के मारे कियाओ शीशी की ओर पीछे हट गया। जिक्सी, वास्तव में लगता है उसे अपना यह निर्दयी सर्प जैसा पति पसंद है, उसने सोचा। उसके पास वह हर जगह उसका पीछा करता था। आज इस तमाशे को देखने के लिए बहुत सारे पशु मानव जरूर मौजूद होंगे। तुम दोनों सावधान रहना, जिनलिंग ने उनके पीछे पीछे बाहर जाते हुए कहा और बोली। मधुर आवाज। ठीक है, मैं सुनशियाओ के आसपास ही रहूंगा और इधर उधर नहीं भटकूंगा। जिनलिंग उन्हें आंगन के द्वार से बाहर निकलने तक देखती रही। होंतू ने उत्सुकता से अपनी निगाहें हटा ली और प्रशंसा से भरी एक आह भरी। जिक्सी, सभी आपके क्रूर पति बहुत ही आकर्षक हैं। वे आपके लायक हैं। कियाओ शीशी ने भी माना कि उसकी पसंद अच्छी है। तुम्हारे दरिंदे पति भी बहुत अच्छे हैं। जैसे ही वे वेदी की ओर जाने वाले पत्थर के रास्ते पर पहुंचे, उन्होंने उसे देखा। वह स्थान जंगली जानवरों से भरा हुआ था। होंतू के 2 क्रूर पति तुरंत उसके चारों ओर आ गए और उसकी रक्षा करने लगे। उन दोनों के बीच सुनक्सियाओ ने कियाओ शीशी को भी कसकर पकड़ रखा था, जिससे किसी भी अन्य जानवर को उससे दूर रखा जा सके। उससे अचानक मुलाकात हो गई। कियाओ शीशी सुनशियाओ की बाहों में नाजुकता से झुकी हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसकी निगाहें वह लगातार भीड़ पर नजर रख रहा था। जब उसने एक परिचित आकृति को देखा, तभी उसे यह बात समझ में आई। क्या उसने नजरें फेर ली? देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही गई और कियाओ शीशी और उसकी समूह को होंतू के परिवार से तुरंत अलग कर दिया गया। सुनशियाओ कियाओ शीशी को भीड़ के बिल्कुल किनारे पर ले गई, जहां से कम भीड़ भाड़ वाला। भीड़ के बीच से किसी ने चिल्लाकर कहा, वह आ गया है, वह आ गया है। दी युवा कबीले का नेता आ गया है। सभी पशु मानवों ने बलि वेदी की ओर देखा और निश्चित रूप से उन्होंने देखा संकुन उस पर चढ़ रहा है। जिक्सी, है, यह आश्चर्यजनक है। मुझे यकीन है कि मैंने अभी शीशी को पत्थर पर खड़े देखा। कुछ देर पहले वह अचानक कैसे गायब हो गई? होंतू ने देखा, वह उस स्थान को जिज्ञासापूर्वक देख रही थी जहां कियाओ शीशी मौजूद थी। वह जाने ही वाली थी, जाओ और उसे ढूंढो। इस तरह हुआ किंग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और कियाओ शीशी और अन्य लोगों का नेतृत्व किया। एक शांत संकरे रास्ते पर। आज उत्तराधिकार समारोह है, इसलिए शहर के भीतरी इलाकों के अधिकांश गार्ड अनुपस्थित हैं। वेदी पर जा चुके हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि शहर के भीतरी इलाके में एक ऐसी जगह है जहां सुरक्षाकर्मियों की संख्या सामान्य से अधिक है। एक साधारण से पार्श्व द्वार से भीतरी शहर में प्रवेश करने के बाद हुआ किंग उन्हें एक एकांत पत्थर के आंगन के बाहर ले गया। यह पत्थर का आंगन कालकोठरी के ठीक बगल में था। क्योंकि यह ऐसा दिखता था जर्जर हालत में होने के कारण आमतौर पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज इस इलाके के आसपास पहले से कहीं ज्यादा पहरेदार तैनात थे।
एक छोटा सा आंगन जो सबके सामने भी है और छिपा हुआ भी। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वो शायद अंदर ही है, हुआ किंग ने धीमी आवाज में कहा। आवाज रुक रही है। आपको कैसे पता चला कि वह यहाँ किसी को कैद करेगा? हुआ किंग की आंखों में एक काली चमक कौंध गई। क्योंकि मैं कैद में रहा हुआ वहां से पहले। अंदर उसने एक भूमिगत नदी के मुहाने को पानी के स्रोत में बदल दिया है। कारागार। कियाओ शीशी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सुनशियाओ को नहीं मिल सका, इससे पहले सांजे कालकोठरी में था तो उसे यहीं पर रखा गया था। मैं तुम्हारे लिए पहरेदारों को वहां से हटाने जाता हूँ। बोलने के बाद हुआ किंग मुड़ी और चली गई। कियाओ शीशी और अन्य लोग अंधेरे में छिप गए। जब हुआ किंग आगे दौड़ी और हंगामा मच गया, सुनशियाओ ने अदृश्यता का लबादा निकाला और उसे पहन लिया और वह कियाओ शीशी को बाहों में लेकर आंगन में कूद पड़ा। बाहर के विपरीत आंगन खाली था। वहां एक भी पशुमानव नहीं था। सतर्क रहना। वे अंदर मौजूद एकमात्र पत्थर के घर तक गए और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक कमरा था जिसमें बेहद साधारण सा फर्नीचर था। सुनशियाओ ने फर्श पर पैरों के निशान देखे, सीधे एक अलमारी की ओर चली गई और इसने अपने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही तंत्र सक्रिय हुआ, काली ऊर्जा की एक हल्की सी लकीर बह निकली हवा में। हालांकि काली ऊर्जा का यह हल्का सा अंश कियाओ शीशी और सुनशियाओ को दिखाई नहीं दे रहा था, इसे केवल सनकी ही देख सकता था। माँ, पिताजी अंदर हैं। सुनशियाओ सबसे पहले अंदर गया और प्रवेश करते समय झुक गया। वह कियाओ शीशी को अपने पीछे लेकर आया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, कियाओ शीशी को घनी नम हवा का एहसास और भी अधिक होने लगा। काफी देर बाद आखिरकार पत्थर की सीढ़ियां खत्म हो गईं। कियाओ शीशी ने तुरंत 10 पॉइंट के बदले एक लाइटिंग डिवाइस प्राप्त किया और उसे चालू कर दिया, इसे पानी की सतह की ओर लक्षित करते हुए। लेकिन पानी की सतह पर दो लटकती हुई चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। पत्थर की जंजीरें। सुनशियाओ ने गहरी सांस ली। उसे सांजे की खुशबू नहीं आ रही थी। सांकी, क्या तुम्हें यकीन है कि पिताजी यहीं है? सांकी की बड़ी बड़ी आंखें पानी पर टिकी हुई थीं। उसे काले रंग के धुंधले धब्बे दिखाई दे रहे थे, सतह के नीचे से ऊर्जा का उत्प्रवर्तन। हाँ माँ, पिताजी पानी में है। पानी में? मैं नीचे जाकर देखूंगा। सुनशियाओ धीरे धीरे पानी में उतर गई। जल्द ही उसका शरीर मिट्टी के नीचे गायब हो गया। सतह। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाकर पानी की शांत सतह को घूरना शुरू कर दिया। इसी बीच बलि वेदी पर पशु देवता की पूजा का अनुष्ठान चल रहा था। पूरा संकुन जमीन से उठा और उसकी निगाहें उन जानवरों पर टिक गईं। नीचे। आज मैं दिव्य तेंदुए के कबीले के नेता के रूप में सिंहासन ग्रहण करूंगा। जनजाति। यदि कोई योद्धा आपत्ति करता है तो आप अभी आकर उससे पूछ सकते हैं। मुझे चुनौती दो। विशाल दिव्य तेंदुए जनजाति में बहादुर पशु पुरुषों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन योद्धाओं ने आगे बढ़कर साहस दिखाया, उनमें से कोई भी नहीं संकुन को चुनौती देने वाले 5 स्टार बीस्ट सोल से ऊपर थे। अंत में वे थेश भी एक एक करके पराजित हो गए। कुल का नेता सचमुच अविश्वसनीय है। हम स्वेच्छा से प्रस्तुत करते हैं। वेदी के नीचे खड़े सभी प्राणी एक एक करके घुटने टेक दिए। कुल का नेता वीर है। हम स्वेच्छा से प्रस्तुत करते हैं। संकुन वेदी पर खड़ा था, उसकी आंखों में झलक रही आत्मसंतुष्टि को वह छिपा नहीं पा रहा था। तभी एक नर हिम लोमड़ी आगे बढ़ी। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। संकुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने फेयान को ठंडी निगाहों से देखा। एक बाहरी जानवर। उसने बेलिंग की ओर नाराजगी भरी नजर डाली और लापरवाही से अनुमति देने के लिए उसे दोषी ठहराया। इन बाहरी लोगों को उसे चुनौती देने के लिए भेजा गया है। लेकिन फेयान पहले ही आगे बढ़ चुका था और संकुन मना नहीं कर सका। आखिरकार जनजाति में ऐसा कोई नियम नहीं था जो बाहरी लोगों को आदेश जारी करने से रोकता हो। चुनौती? अच्छा, कृपया। फेयान वेदी पर चढ़ी और बिना एक भी शब्द व्यर्थ किए उसने अपना मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। संकुन पर हमला। संकुन के चेहरे पर सख्ती छा गई और उसने तुरंत हमले का सामना किया। फेयान की हरकतें तेज थीं। शुरू में संकुन केवल निष्क्रिय प्रतिक्रिया ही दे सका। हालांकि फेयान का पशु आत्मा स्तर उसके जितना उच्च नहीं था और कुछ समय बाद लड़ाई के दौरान फेयान का आक्रमण धीमा पड़ने लगा। संकुन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उन बाहरी लोगों को अपने अधीन करने के लिए मैं आज ही इस नर हिम लोमड़ी को सबक सिखाओ। संकुन ने अपनी 8 सितारा पशु आत्मा की ऊर्जा को अधिकतम सीमा तक मुक्त किया, फिर फेयान को रोकने के लिए वह तेजी से आगे बढ़ा। मूर्ख परदेसी, मर जा। अध्याय 177। बहुत दिनों बाद मिले बड़े भाई। संकुन ने जानबूझकर अपनी 8 सितारा पशु आत्मा की शक्ति को उजागर किया। फेयान को जमीन पर गिराकर उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। फेयान को दांत पीसते और खड़े होने के लिए व्यर्थ संघर्ष करते देख संकुन ने उपहास किया। गिरते हुए पहाड़ की ताकत से उसने अपना भार नीचे गिरा दिया। फेयान पर। जैसे ही वह नीचे गिरा, फेयान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने शरीर को हिलाने की ताकत। इसके बावजूद संकुन अपने एक हाथ के बल ही गिरा। फेयान दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने तुरंत अपने पैरों को लपेट लिया। संकुन की कमर के चारों ओर। उसकी बिना चोट वाली बांह भी उसके चारों ओर लिप गई। संकुन को क्षण भर के लिए स्थिर कर देना। 2 पशु मानवों के बीच द्वंद्व युद्ध में आमने सामने की लड़ाई सबसे शक्तिशाली थी। वर्जित। फेयान का उसके चारों ओर लिपटा होना बेहद खतरनाक था। संकुन का हाथ नुकीले पंजों में बदल गया और उसने उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया, फेयान की पीठ की ओर। लेकिन जैसे ही पंजे वार करने वाले थे, फेयान ने झट से अपनी पकड़ छोड़ दी और संकुन से छलांग लगा दी। कुल का मुखिया उतना ही वीर है जितना लोग कहते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ। संकुन ने तीखी निगाहों से उसे घूरा। वह जीत गया था, लेकिन जीत का एहसास उसे नहीं हो रहा था। खोखला। फेयान अनुष्ठान मंच से कूद गया और उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। भीड़। संकुन की निगाहें अन्य पशु मानवों पर घूम गईं। क्या कोई और है? मुझे चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? प्लेटफॉर्म के नीचे मौजूद नर पशु मानव झिझक गए। नर हिम लोमड़ी के पास था, वह काफी मजबूत था, फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा और उसने इतनी जल्दी हार मान ली। उनका मेरी अपनी शक्ति उसकी तुलना में कहीं कम थी। क्या वहां जाना बस एक व्यर्थ बलिदान? इस विचार से कई नर पशु पुरुष जम गए और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। कदम। बेलिंग ने आगे बढ़ने का अवसर का लाभ उठाया। चूंकि अब और नहीं हेनकुल नेता पद के दावेदारों, मैं एक द्वारा घोषणा करता हूं कि आज का इंतजार। भीड़ में से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वे प्राणी उस ओर मुड़ गए। आवाज सुनकर मैंने दूर से जिनलिंग को उनके बीच खड़े देखा। संकुन की नजर जिनलिंग पर पड़ी, उसकी निगाहें ठंडी और आकलनपूर्ण थीं। जिनलिंग के रूप में जब संकुन ने अपना हाथ उठाया तो उसे 6 सितारा पशु आत्मा का निशान दिखाई दिया। संकुन के होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उसने तो दिया भी नहीं था 7 सितारा हिम लोमड़ी के बारे में भी दोबारा सोचा जाता है, इस 6 सितारा गोल्डन टाइगर की तो बात ही छोड़िए। अब वह राक्षस उसके सामने खड़ा था। क्या आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? ये सही है। जिनलिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी और पशु मानव अनायास ही उसे रास्ता देने के लिए अलग हो गया।
तुम भी एक बाहरी व्यक्ति हो। जिन लिंग ने सिर हिलाया। संकुन ने एक समझदारी भरी हंसी हंसी। केवल ये लापरवाह बाहरी लोग जो नहीं अपनी हद जानते हैं आगे बढ़कर मेरा समय बर्बाद करने की हिम्मत करेंगे। लगभग अंधेरा हो चुका है। चलो शुरू करें। संकुन ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे हमला कर दिया। जिन लिंग ने पलटवार करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। संकुन को उम्मीद थी कि वह जिन लिंग को फेयान से भी जल्दी निपटा देगा। जिस बात का उसने अंदाजा नहीं लगाया था वह थी जिन लिंग की अविश्वसनीय सहनशक्ति। हर बार संकुन ने ऐसा प्रहार किया जो घातक साबित हो सकता था। जिन लिंग फुर्ती से बचकर निकल जाओ। प्लेटफॉर्म के नीचे से देखते हुए नर पशु मानवों ने देखा कि कितनी सहजता से जिन लिंग ने संकुन के हमलों से खुद को बचाया और उनकी अपनी लड़ने की भावना जागृत होने लगी। फिर से हिलाए। पशु जगत में शक्ति का सम्मान किया जाता था। अगर संकुन ने जरा सा भी संकेत दिखाया तो इस द्वंद्व युद्ध में कमजोरी साबित होने पर यह उसके लिए गंभीर मुसीबतों का बीज बो देगी। भविष्य का शासन। यही वजह थी कि बेलिंग इसके लिए इतना बेताब था। समारोह के चुनौती वाले हिस्से को समाप्त करने के लिए जिन लिंग द्वारा उसके एक और हमले से बचने के बाद संकुन क्रोधित हो गया। तब तक आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और एक विशाल चंद्रमा उग रहा था, लेकिन मंच के चारों ओर जमा हुए पशु मानवों ने वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। कबीले के नेता को चुनौती देने वाले सभी पशु पुरुषों में से वह सबसे अंत तक टिका रहा। प्लेटफॉर्म पर सबसे लंबा। वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनका अंततः कबीले का नेता उसे हरा देगा। जिन लिंग ने संकुन के एक और हमले को चकमा दिया और तेजी से पीछे हट गई। मेरी पशु आत्मा संकुन की तुलना में 2 सितारे कमजोर है। मेरे पास कोई मौका नहीं है विनिंग इन अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन डॉजिंग आई कैन ड्रैग दिस आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड टाइम इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड। बट संकुन हैड कंप्लीटली लॉस्ट हिज पेशेंस। उसने अपनी पशुवत आत्मा की सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए एक भयंकर दहाड़ लगाई। जिन लिंग पर दोबारा हमला करने से पहले उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। इस बार जब जिन लिंग ने बचने की कोशिश की तो उसे अपने ऊपर एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। उसके पैरों के नीचे उसने नीचे देखा तो उसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा रेंगती हुई दिखाई दी। जमीन से ऊपर संकुन ने उस पर अपनी आइस फ्रीज स्किल का इस्तेमाल किया था। यह देखकर कि वह अब हिलडुल नहीं सकता, संकुन ने उपहास किया। मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? संकुन ने जिन लिंग पर मुक्का मारा। जिन लिंग ने झट से झुककर वार से खुद को बचाया। सीधा प्रहार हुआ, लेकिन प्रहार की प्रबल शक्ति के कारण वह हवा में उड़ गया। धड़ाम। जिन लिंग को धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। जैसे जैसे संकुन कदम बढ़ाता गया उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। जिन लिंग की ओर जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं, लेकिन मेरी तुलना में आप अभी बहुत पीछे हैं। कुल का मुखिया वही है। ये वही सुनहरा बाघ राक्षस है जिसने सांगली को घायल किया था। प्लेटफॉर्म के नीचे से अचानक एक हुआ बाव नामक जानवर ने चिल्लाकर अपनी आवाज सुनाई। ये था वही गार्ड जिसे जिन लिंग ने कबीले में हराया था। सांगकुन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसने जिन लिंग को घूर कर देखा, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। जांच। सांगजे से आपका क्या रिश्ता है? संकुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि संगली घायल हुई है या नहीं। एक शावक का जन्म हुआ, उसकी कमजोर जनजात प्रतिभा का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। उसे जो बात याद थी वही ये थी कि संगली इसलिए घायल हो गई थी क्योंकि एक बाहरी जानवर ने संकी को बचाया था। उसे यकीन नहीं था कि कोई भी जानवर किसी बेकार शावक के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा बिना किसी कारण के। इसलिए उन्होंने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि जिन लिंग अवश्य सांग जिससे संबंध है। उसकी सुनहरी चमकीली बाघ जैसी आंखें संकुन को ठंडी निगाहों से घूर रही थी। जिन लिंग ने अचानक जाने दिया ठंडी हंसी के साथ। आप किस बात से भयभीत है? संकुन का चेहरा उतर गया। क्या कहा आपने? तुम मुझसे डरते हो? संकुन का चेहरा अचानक भयंकर गुस्से से भर गया। अपना मुंह बंद करें। जिन लिंग ने धीमी हंसी हंसी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको डर है कि वह वापस आ जाएगा और जो कुछ तुमने उससे चुराने की इतनी बेताबी से साजिश रची थी उसे वापस ले लो। संकुन के माथे पर एक नस फड़क रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शावक को नुकसान पहुंचाने की? मैं मार डालूंगा आप आज। संकुन ने जिन लिंग के चेहरे पर मुक्का मारा। जिन लिंग ने कराहते हुए मुंह से खून थूक दिया। उसने बगल में नजर डाली और अंधेरे में एक प्रेत जैसी आकृति देखी। जिस हाथ को उसने अभी अभी उठाना शुरू किया था वह धीरे धीरे नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े हुआ बाव पुरुष ने अचानक चिल्लाया। उस बाहरी व्यक्ति को मार डालो जिसने हमारे कबीले के एक शावक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। उसे मार डालो, उसे मार डालो। पशुवत प्राणी उत्साह से दहाड़ उठे। पशु जगत में मादाएं और शावक सबसे अनमोल खजाने थे। वे हर किसी के लिए अंतिम सत्य थे। जनजाति कुलपति, उसे मार डालो। संकुन के चेहरे पर विजयी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका हाथ नुकीले पंजों में बदल गया और उसने उन्हें जिन लिंग के गले पर दबा दिया। तुम्हें यहां मरने नहीं आना चाहिए था। अगर आपको किसी को दोष देना ही है अपनी मूर्खता को दोष दो। अब मरो। जिन लिंग की त्वचा को भेदते समय पंजे चांदी की तरह चमक रहे थे। एक चौंकाने वाली गिरावट खून रिस रहा था। जिन लिंग की सुनहरी चमकीली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तभी भीड़ में से काले धुएं का एक गुबार निकला और जोर से टकराया। संकुन के चंगुल में बल इतना प्रबल था कि उसने संकुन को दूर फेंक दिया। कुछ कदम पीछे लड़खड़ाने के बाद आखिरकार वह संभल पाया। संकुन की आंखें ठंडी थीं। वहां कौन है? अंधेरे से एक दुबली पतली आकृति निकली। फीकी चांदी जैसी चांदनी गिर रही थी उस पर, उसकी छाया जमीन पर दूर तक फैल गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी बेमेल आंखों में एक भयावह चमक दिखाई दी। चांदनी रात में प्रकाश। उसके होठों के कोने एक प्रसन्न लेकिन भावहीन मुस्कान में ऊपर उठ गए जैसे ही वह उसने संकुन की ओर देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई भाई रे। अध्याय 178 सांगजे मां के पास आओ। संकुन की पुतलियां तेजी से कांप रही थीं। उसकी सुनहरी आंखों में संगजे की झलक दिखाई दे रही थी। अभिमानी चेहरा। सांग जे, ये तुम कैसे हो सकते हो? आप स्पष्ट रूप से, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने अनजाने में ही अपने शरीर को थपथपाया। उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी के भाव छा गए। वह जानवर की हड्डी जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था गायब हो गई थी। उन पशु पुरुषों ने सांगजे को मुश्किल से ही हिलते डुलते देखा। उन्हें बस एक ठंडी भयावह अनुभूति हुई। हवा उनके पास से गुजरी और जब तक उन्होंने दोबारा देखा सांगजे जा चुकी थी। सांगकुन के सामने पहले से ही खड़ा है। संकुन सहज रूप से पीछे हट गया। उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। क्या तुम्हें मेरी याद आई भाई? संकुन ने तुरंत खुद को संभाला और संजय को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कैसे ठीक हुए। अगर मैं तुम्हारी हड्डी को एक बार तोड़ पाता तो मैं इसे दोबारा कर सकते हैं। मरना। संकुन के हाथ अचानक नुकीले पंजों में बदल गए जैसे ही उसने उन्हें सांगजे की ओर बढ़ाया।
इसी बीच जब सांगजे वेदी पर पहुंची तो शावक कियाओली और कियाओइंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़कर मदद की। जिनलिंग नीचे, भाइयों इधर आओ, मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। कियाओ ने अंधेरे से अपना सिर बाहर निकाला। कियाओ आंग और कियाओली ने तुरंत जिनलिंग को कियाओ को सौंपने में मदद की। जिनलिंग के मुंह के कोने पर खून देखकर कियाओ की छोटी भौहें तन गई। संकट से व्याकुल, पिता जिनलिंग, मैं आपको तुरंत ठीक कर दूंगा। सबसे पहले इस आध्यात्मिक झरने का पानी पिए। पानी, माँ ने मुझसे कहा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। जिनलिंग ने शावकों को इतनी कुशलता से एक साथ काम करते देखा और वह खुद को रोक नहीं पाए। भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है। शावक सचमुच बड़े हो रहे हैं। मैं ठीक हूँ, ये घाव बस थोड़े डरावने दिखते हैं, बस इतना ही। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं सिद्ध हुए। आपको अभी भी उचित उपचार की आवश्यकता है, नहीं तो जब वह माँ को देखेगी तो वह दुखी हो जाएगी। वापस आता है और तुम्हें इस हालत में देखता है। कियाओ ने अत्यंत गंभीरता से कहा। जिनलिंग ने आध्यात्मिक झरने का पानी पीने के बाद उसका हाथ पकड़ा और उसने अपनी शक्तियों से उसे ठीक करना शुरू कर दिया। आह, कबीले का सरदार हवा में उड़ गया। वेदी से आ रही हलचल सुनकर कियाओली और कियाओ आंग दोनों उत्सुकतावश वह ऊपर की ओर एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया ताकि देख सके। सांगकुन का शरीर आसमान से नीचे गिरते समय एक कपड़े की गुड़िया की तरह चकनाचूर हो गया था। जमीन पर जोर से गिरा। संकुन ने मुंह भरकर खून खांसा। बेलिंग के चेहरे के भाव बदल गए। ये देखकर वे बेहद हैरान रह गए। उसने तुरंत अपने पीछे मौजूद पशु पुरुषों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और पुराने कबीले के नेता को स्थिति की सूचना दो और उस जानवर को भी ले आओ। गार्ड्स, मैं कर रहा हूँ। संकुन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने कई बार उठने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं कर सका और असहाय होकर देखता रहा जब सांजे उसकी ओर बढ़ा। एक समय में एक कदम, एक काले जूते का अगला हिस्सा उसके चेहरे से ठीक पहले आकर रुक गया। विशाल अपमान से सांकुन का पूरा शरीर क्रोध से कांप उठा। भाई, तुम क्यों कांप रहे हो? ये हो सकता है, क्या तुम डरे हुए हो? हम। सांकुन ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए लेकिन खून की तांबे जैसी गंध उसके अंदर भर गई। गला, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला खून बाहर निकल आया। सांगजे घृणा से पीछे हट गया और अपनी उंगली के सिरे पर नाखुशी भरी नजर डाली। अब खून से सना जूता। भाई, तुम्हारा खून बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, घिनौना। वह एक राक्षसी जानवर है, मारना, उसे मार डालो। आह, बेलिंग की चीख काट दी गई। उसका सिर धड़ से अलग हो गया था, इसलिए वह बहुत छोटा था। वेदी के नीचे मौजूद जानवरों पर खून के छींटे पड़े जिससे उनमें से कई घायल हो गए। आसपास खड़ी मादाएं और उनके शावक दहशत में चीखने और इधर-उधर भागने लगते हैं। सांगजे उठते हुए अपने कान खुजलाने लगा। कितना शोर है? बेलिंग का बकरी जैसा सिर लुढ़कते हुए संकुन के सामने आकर रुक गया। संकुन का जब उसने भय से सांगजे को घूरा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। सांगजे, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम पूरे दिव्य जगत के दुश्मन बन जाओगे। तेंदुओं का कबीला, आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप हर एक को नहीं मार सकते। कबीले का सबसे शक्तिशाली पुरुष। सांगजे नीचे झुक गई और उसे अजीब नजरों से देखने लगी। लेकिन भाई, मेरे मारने के बाद मैं तुमसे भाग सकता हूँ। एक बार जब आप मर जाते हैं, क्या तुम दोबारा जीवित हो सकते हो? संकुन ने गहरी सांस ली। सांगजे की नजर नीचे की ओर सरकी और उसकी पशुवत हड्डी पर आकर टिक गई। लगता है आपको जानवरों की हड्डियां बहुत पसंद है। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? अपने लिए अपना निकाल लो इसके साथ चलाने के लिए। सांगजे की लंबी पतली उंगलियां सांकुन की पशु की हड्डी पर आकर टिक गईं। संकुन इतना भयभीत हो गया कि वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। नहीं, नहीं, कृपया सांगजे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे। आप ऐसा नहीं कर सकते। सांगजे ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी भीख मांगने की आवाज, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ही सांगजे की उंगलियां दबाने ही वाली थी, एक जोरदार धमाका हुआ। हवा उनकी ओर बहने लगी। सांगजे की आंखें झट से खुल गईं। उसने पकड़ लिया। संकुन ने हमले से बचते हुए खुद को बचा लिया। सोंगयान और बैली तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सांगजे, रुक जाओ। सांगजे ने अपनी पलकें मुश्किल से ही उठाई। उसकी निगाहें पास आते हुए व्यक्ति पर टिक गईं। संगू। वह जल्दी जल्दी चल रहा था और बेहद चिंतित दिख रहा था। देखकर सांगजे की ठंडी भौहें नाखुशी से तन गईं। अपने भाई को रिहा करो। भावहीन चेहरे के साथ सांगजे ने सांकुन की गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली और उसे हवा में उठा लिया। संकुन हौंकते हुए सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें संगू से मदद की गुहार लगा रही थी। आप बहुत पक्षपाती हैं पिताजी। जैसे ही आप पहुंचते हैं, आपकी निगाहें केवल उसी ओर टिक जाती हैं। मेरे प्यारे बड़े भाई, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? क्रोध ने संगू के चेहरे पर झुर्रियों को और भी गहरा कर दिया। क्या ये काफी नहीं था? क्या आपको पता है कि आपने इससे पहले हमारे कबीले के इतने सारे जंगली आदमियों को नुकसान पहुंचाया था? क्या आप जा रहे हैं अब अपने ही भाई को मार डालोगे? सांगजे की पकड़ अचानक और कस गई। नहीं, सांगजे, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, ऐसा मत करो। अपने भाई को जाने दो। सांगू के पीछे से एक दुबली पतली आकृति लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसने घूर कर देखा। सांगजे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सांगजे, वो तुम्हारा भाई है। उसने चाहे जो भी गलती की हो, कृपया उसकी जान बख्श दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? इसे अपनी मां की गुहार समझो। किंगली गिड़गिड़ाते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। सांगू का चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और किंगली को पकड़ लिया। नहीं, उसके पास जाओ। वह एक शैतानी दरिंदा है। वह तुम्हें पहले ही एक बार चोट पहुंचा चुका है, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके फिर से करीब आ जाओ। सांगजे ने किंगली को देखा। उसकी ठंडी बेमिल आंखों में एक काली चमक कौंध गई। वो ऐसा नहीं करेगा संगू। मुझे भरोसा है कि सांगजे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किंगली ने सांगजे की ओर देखा और उसकी ओर हाथ बढ़ाए। सांगजे, मां के पास आओ, कृपया। सांगजे ने किंगली की ओर देखा और अचानक उसकी ओर चलने लगा। सांगजे को पास आते देख सांगू के चेहरे के भाव बदल गए। सोंगयान और दोनोबली ने आक्रमण की मुद्रा अपना ली लेकिन किंगली ने उन्हें आगे न बढ़ने का इशारा किया। कदम। जब संकुन ने देखा कि संजय किंगली की बात सुन रहा है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। आराम से। सोंगयान और बाकी लोगों के साथ हम निश्चित रूप से इस राक्षसी प्रवृत्ति को पकड़ सकते हैं। फिर से जानवर। किंगली ने देखा कि सांगजे लगभग उसके सामने आ चुका था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया उसकी ओर। सांगजे, सांगकुन तुम्हारा बड़ा भाई है। आप रक्त संबंधी हैं। मेरा विश्वास करो, वह मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहूंगा। क्या आप कृपया पहले उसे नीचे रख सकते हैं? सांगजे ने किंगली को निहारते हुए देखा। उसकी आंखों में एक कोमल प्रकाश भर गया था। माँ, क्या वह सच है? मेरा भाई था। क्या तुम पहले मुझसे मजाक कर रहे थे? हाँ, ये सही है। आपका भाई बस आपके साथ मजाक कर रहा था। बस डाले, पहले उसे नीचे उतारो, फिर हम सब शांति से बात कर सकते हैं, ठीक है?
संकुन ने संजय के चेहरे के भाव देखे और उसके चेहरे पर एक ठंडी भयावह मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे पर, मुझे पता था, उसने सोचा। एक राक्षसी जानवर के रूप में भी वह अभी भी है मां की पूरी तरह आज्ञाकारी। जैसे ही मैं आजाद होऊंगा मैं उसकी सारी हड्डियां निकाल लूंगा और उसे जीवन भर के लिए एक बेकार अपाहिज बना दो। ठीक है। संकुन के चेहरे पर जीत का भाव और भी गहरा होता गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, हंसते ही उसके शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। आह! किंगली, सांगू और अन्य लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। अध्याय 179, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? सांगजे के हाथ में खून से लथपथ एक जानवर की हड्डी दिखाई दी। संकुन एक टूटी हुई गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ा। किंगली सदमे में आगे बढ़ी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। संकुन को देखकर उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। सांगजे, तुम अपने भाई को इस तरह कैसे चोट पहुंचा सकते हो? वह तुम्हारा अपना है, मांस और रक्त। सांगजे ने अपनी उंगलियों से थोड़ा दबाव डाला और जानवर की हड्डी पल भर में राख में बदल गया। उसके बेमेल शरीर से तीव्र हत्या का इरादा फूट पड़ा। आंखें, भाई। जब उसने मुझे वह वर्जित औषधि खिलाई और मेरी विक्षिप्त आत्मा को विभाजित किया, तब क्या वह मुझे अपना भाई मानता है? जब उसने अपहरण करने के लिए हर संभव प्रयास किया, क्या उसे याद था कि मैं उसका छोटा भाई हूं? किंगली ने स्तब्ध होकर ऊपर देखा। क्या ये कैसे हो सकता है? सांगू का चेहरा उदास हो गया। बकवास। ये स्पष्ट है कि आप इस तरह बन गए क्योंकि तुमने पुजारी की प्रतिबंधित दवा चुराई थी। आप अपने को कैसे दोष दे सकते हैं? बड़े भाई, सांगजे अचानक जोर से हंस पड़ी। हा। वह संगू की ओर बढ़ा। क्रमशः, क्या मैंने प्रतिबंधित दवा चुराई या तुमने इसे गुप्त रूप से बनाया? एक राक्षस बनाओ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुझे इस हालत में किसने पहुंचाया। मेरे पिता। काले धुएं का एक गुबार उठा जिसने पल भर में सांगू को अपनी चपेट में ले लिया। सांगू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह घने काले कोहरे को भेदने में पूरी तरह असमर्थ था। कुलपति, बेली और सोंग्यान के चेहरे पीले पड़ गए जब वे मदद के लिए आगे बढ़े। जैसे ही सांगजे सोंग्यान और अन्य लोगों से भिड़ने ही वाला था, तभी उसने उसे पकड़ लिया। एक विशाल गहरे लाल रंग के सांप का दृश्य। सांगजे के होठों पर मुस्कान आ गई। पलक झपकते ही वह विशालकाय सांप पर कूद पड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। सुनशियो, तुम्हें मेरी चोट लगने का इतना डर रहा होगा कि तुम इंतजार नहीं कर सकी। बाहर आकर मेरी मदद करो। लाल रंग के सर्प की आंखें और भी काली हो गईं। अपने शरीर को एक झटके से हिलाते हुए सनक्सियाओ उसने उसे गिरा दिया। सांगजे मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अभी भी इतने निर्दयी। बलि वेदी के नीचे फयान कियाओ शीशी और अन्य लोगों को वहां ले गई जहां जिन लिंग को छिपा दिया गया था। माँ, इधर आओ, इस जगह से सबसे अच्छा नजारा दिखता है, कियाओ आंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। कियाओ शीशी ने उसे वापस आते देख उससे कहा। फयान कियाओ शीशी को पकड़े हुए ही छज्जे पर कूद गई। क्या आप सब ठीक हैं? कियाओ ली ने अपना सिर हिलाया। हम ठीक हैं। बड़ी बहन ने फादर जिन का भी इलाज किया। लिंग, कियाओ शीशी जल्दी से जिन लिंग की चोटों की जांच करने गई। ये देखकर कि उसका रंग स्वस्थ था, अंततः उसे राहत मिली। धमाका। पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई जिससे कियाओ शीशी चौंक कर पीछे मुड़ गई। आसपास बलि वेदी ढह गई थी। हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए संगू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। सांगजे ने उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट रखा था। मैं आपका हूँ, पिता। सांगजे ने बस घुरघुराहट की आवाज निकाली। और आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मार डालो। सांगजे ने अपना सिर झुकाया, मानो वह गंभीरता से इस पर विचार कर रहा हो। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उस मामले में, मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। आह! कान फाड़ देने वाली चीख के बाद संगू एक ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। कीचड़। किंगली चिल्लाए और दौड़कर उसके पास पहुंची। सांगू, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मुझे डराओ सांगू। सांगजे खून से लथपथ जानवर की हड्डी से खेल रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस समय जब तुम मुझे हर दिन वह वर्जित दवा खिला रहे थे, तब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये दिन आएगा। सांगजे, तुम्हारी माँ ने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बन जाओगे। किंगली के चेहरे से आंसू बह रहे थे। एक ही दिन में उसके दरिंदे पति और उसका बेटा और दोनों ही अपंग हो गए थे। सांगजे धीरे से मुड़ा, उसकी ठंडी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। अगर वो बेवकूफ न होता तो तुम भी आज मर गए होते। किंगली का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। सांगजे ने सोंग्यान और बेली को सुनक्सियाओ से लड़ते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। होठों को चूमते ही वो पलक झपकते ही सुनशियाओ के बगल में प्रकट हो गया। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बड़े सांप। भाड़ में जाओ। सुनशियाओ ने अपना विशाल खून से लथपथ मुंह खोला और बेली पर झपटा। बेली तेजी से पीछे हट गया, लेकिन उसका शरीर एक काले कोहरे में जम गया। वह विश्वास भरी निगाहों से ऊपर देखा। अगले ही पल उसे निगल लिया गया। सोंग्यान की आंखें भय से सिकुड़ गईं। वह मुड़ा और भाग गया। सुनशियाओ तेजी से उसका पीछा करते हुए रेंगने लगी। कियाओ शीशी दूर से ये सब देखकर अचंभित थी। एक पल के लिए वह वास्तव में मुझे लगा कि सांगजे और सुनशियाओ ने एक साथ मिलकर बहुत ही सहजता से काम किया। कियाओ शीशी अपने विचारों को संजो पाती, उससे पहले ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वे उसकी जंगली बेमेल आंखें मानो उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। अगला उस पल वह उसकी बाहों में समा गई और केवल एक ही आवाज सुनाई दी। उसके कानों में हवा की सरसराहट। सांगजे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? सांगजे रुक गई और उसने अपनी उंगली होठों पर रख ली। शश, मत पूछो। अगर आप पूछें, जवाब है, मुझे भी नहीं पता। उसकी रफ्तार हद से ज्यादा थी। गिरने के डर से कियाओ शीशी केवल किसी चीज से चिपकी रह सकती थी। उसे कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि उसके रुकने से पहले कितना समय बीत गया था। कियाओ शीशी को ऐसा लगा जैसे रात की ठंडी हवा से उसका चेहरा जम गया हो। कियाओ शीशी के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही ठंडे होठों की एक जोड़ी उसके होठों पर दब गई। वह जंगली और उन्मादी आभा जो केवल सांगजे की ही थी, पूरी तरह से उसने उसे घेर लिया। तुम मफ, छोड़ दो, मम्फ, हम। कियाओ शीशी बेहद गुस्से में थी। उसने उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी उसने ऐसा किया और उसने इस अवसर का फायदा उठाया। कियाओ जिक्सी। पीछे न रहने के लिए उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली, अपने पैर उसके चारों ओर लपेट लिए। उसने उसके शरीर को गले लगाया और उसे भी जोश से चूम लिया। आतिशबाजी की तरह चमकती एक अजीब रोशनी उसके बेमेल कब्जों में से कौंध गई। आंखें। उसकी बड़ी गर्म हथेली धीरे धीरे उसकी पीठ पर सहलाने लगी, जिससे एक झुंझुनी सी दौड़ गई। कियाओ शीशी के शरीर में एक सुन्नपन छा गया, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। उसकी खुरदरी हथेली उसके जानवरों की खाल से बने कब्जों के नीचे फिसल गई और उस पर जा लगी। कोमल, नाजुक त्वचा। उस स्पर्श से कियाओ शीशी को होश आ गया। उसने सांगजे को धक्का देकर दूर कर दिया और उससे अलग होने की कोशिश की। लेकिन एक बार जब आप समुद्री डाकुओं के जहाज पर सवार हो जाते हैं, तो उससे इतनी आसानी से उतरना संभव नहीं होता।
सांगजे ने अपनी नाक उसकी नाक से सटा दी। उसकी आवाज धीमी, मोहक और कर्कश थी। छोटी बच्ची, जिस तरह से तुम जल कैद खाने में रोई थी, ऐसा था ब्यूटीफुल। कियाओ शीशी ने अपने हाथों को उसकी छाती पर दबा लिया, उससे बचने की कोशिश कर रही थी। अत्यंत प्रभावशाली उपस्थिति। उसे जल कैद खाने की घटना याद आई जब सुनशियाओ ने उसे खींच लिया था। पानी से क्षत विक्षत शरीर निकाला गया। उसका दिल अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और हालांकि संकी उसे बार बार कहता रहा कि वह नहीं मरेगा, फिर भी उसे देखकर आंखें कसकर बंद करने के बावजूद भी यह असहनीय था। छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे बहुत पसंद करती हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पहला जानवर बनूं? पति, हम। उस मनमोहक आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया और उसकी गर्म सांसें उसके ऊपर से गुजरी। त्वचा, कियाओ शीशी की सांसें तेज हो गईं और उसकी नजरें धुंधली हो गईं। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह आदमी उसे मोहित करने की कोशिश कर रहा था। नहीं। सांगजे ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसकी निगाहें उसके नम लाल होठों पर टिक गईं। प्रभुत्वशाली अधिकार भावना, थोड़ा झूठा। उसका चुंबन फिर से अधूरा रह गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कियाओ शीशी ने खुद से कहा। बच्चे अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सांगजे के चुंबन बिल्कुल उसी की तरह थे, उन्मादी, साहसी और धीरे-धीरे, जिससे वह खुद को खो बैठी। उसकी बेमेल आंखों की गहराई से वासना उमड़ पड़ी। उसने उसे धीरे से लिटा दिया। नरम घास पर लेटे हुए उसके तीव्र चुंबनों ने एक बार फिर उसे झकझोर दिया। कियाओ शीशी पागल हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी आखिरी सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। चकनाचूर हो जाओ। अचानक एक ठंडी, भयावह आभा उन पर छा गई। सांगजे थोड़ी देर रुका और आलस से अपने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा। बड़ा सांप बहुत करीब आ रहा है। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? अध्याय 180। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस पल कियाओ शीशी के सिर में डर से झुंझुनी सी दौड़ गई। वह झट से खड़ी हुई और संशियाओ के पास दौड़ पड़ी। उसने अपना शरीर नीचे झुकाया जिससे वह उसकी पीठ पर चढ़ सके। सांगजे ने कियाओ शीशी की सुनशियाओ के साथ रहने की उत्सुकता पर भौहें चढ़ाई। उसकी निगाहें लाल रंग की सांप जैसी आंखों को घूरते हुए उसका चेहरा तिरस्कारपूर्ण हो गया। सुनशियाओ, तुम्हारी पीठ आरामदायक लग रही है। मुझे भी सवारी चाहिए। जैसे ही काला कोहरा सुनशियाओ की ओर बढ़ा, उसने अपने सरपनुमा सिर को तेजी से घुमाया। उसने चारों ओर घूमकर अपना विशाल, रक्तरंजित मुंह खोल दिया। काला कोहरा बीच हवा में ही रुक गया। सांगजे की आवाज अभी भी भरी हुई थी। क्रोध, कितना कंजूस है। सुनशियाओ ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। अगर शीशी न होती तो मैं ऐसा न कर पाता। मुझे इस पागल तेंदुए के कारनामों से कोई परेशानी नहीं है। और अब वह उसे चुराना चाहता है, मुझसे, उसके सपनों में। सुनशियाओ ने उसे आखिरी बार चेतावनी भरी नजर से देखा, फिर मुड़कर गायब हो गई। कियाओ शीशी के साथ अंधेरा। उन्हें गायब होते देख सांगजे के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। थोड़ा महिला, वो विशालकाय सांप मुझे रोक नहीं सकता। भोर होते ही कियाओ शीशी और अन्य लोग बलि स्थल पर लौट आए। वेदी, दिव्य तेंदुआ जनजाति के 3 रक्षकों में से 2 सुनशियाओ के कब्जे में आ गए थे। पेट में दर्द था और एक भाग गया था। उत्तराधिकारी और कबीले के नेता दोनों के अब अपंग हो जाने के कारण स्थितिकुल प्रमुख का पद रिक्त था। आखिरकार कोई भी जनजाति किसी शक्तिहीन व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। उनका नेतृत्व करने के लिए एक पशु मानव को नियुक्त किया गया। कई पशु मानवों ने कल रात हुए भयंकर युद्ध को देखा था। बड़े वाले यह बात सामने आई कि पिछले उत्तराधिकारी को हराने वाला व्यक्ति सांगजे था। सांगजे की आंखें हैरानी से खुल गईं। जब अचानक उसका सामना हुआ तो कई निगाहें उसे घूर रही थीं। वह इतना चौंक गया कि लगभग उछल ही पड़ा। उसका पैर। जिक्सी, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? जब सुनशियाओ ने कल सांगजे को पानी से बाहर निकाला था तब वह पूरी तरह बेहोश, जल कैदखाने से भाग निकलने के बाद उनके पासवेदी के पास छिपा हुआ फयान और अन्य लोगों के जानवर को लाने का इंतजार कर रहा था। हड्डी। जैसे ही जानवर की हड्डी उसके हाथों में आई, कियाओ शीशी ने उसका अनुसरण किया। नन्हे शैतान के निर्देश। कियाओ की विशेष पद्धति के साथ इसकी पद्धति को मिलाकर अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसने सांगजे और सांकी दोनों को जानवर की हड्डियां लौटा दी थी। लेकिन जब तक उसने अपनी बात खत्म की तब तक रात हो चुकी थी। जिसने जो जागृत हुआ वह उसका दूसरा रूप था, न कि उसके सामने खड़ा सांगजे। उन्हें अब इसी वजह से उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। सांगजे, मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मिलो। सांगजे ने उसे हैरानी से देखा। कियाओ शीशी खड़ी हो गई और सुनशियाओ ने शमन को सांगजे के सामने फेंक दिया। आपको क्या हुआ? तांत्रिक कांपते हुए जमीन पर लेट गई, उसकी आंखें भर आई आतंक के साथ। युवा, हे प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वह कबीले का मुखिया था। वही तो था जो तुम्हें हमेशा के लिए अजेय बनाना चाहता था। दिव्य तेंदुए जनजाति का चैंपियन। मैंने तो सिर्फ प्रतिबंधित दवा बनाई थी क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। मैंने कबीले के नेता को बताया कि किसी भी जानवर जैसे इंसान ने ऐसा नहीं किया था। अगर उसने कभी इसका इस्तेमाल किया होता तो उसे पता होता कि समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सांगजे भोली थी, मूर्ख नहीं। जब वह शमन के शब्दों को सुन रहा था तब उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। क्या तुम कह रहे हो? मेरे पिता मुझे जो रोजाना लेने के लिए कहते थे वह कोई टॉनिक नहीं था बल्कि एक प्रतिबंधित दवा। हाँ, हे युवा स्वामी, आपकी जन्मजात शक्ति अपार थी। द कबीले के नेता को उम्मीद थी कि तुम 10वें स्तर से भी आगे निकलने वाले योद्धा बनोगे। इतने ऊंचे पद पर होने के कारण उसने मुझसे गुप्त रूप से प्रतिबंधित दवा बनाने को कहा। मैं तुम्हें नहीं जानता था, इसे लेने के बाद ऐसा हो जाएगा। सांगजे पूरी तरह से निराश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह हमेशा से ही उसका मानना था कि उसके अचानक पागलपन के दौरे किसी दुष्ट जानवर के रहने के कारण होते थे उसके अंदर, लेकिन अब शमन उसे बता रहा था कि इसके पीछे असली अपराधी कौन है। ये सब उसके अपने पिता की वजह से हुआ था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आवाज में तनाव था। तब मेरी माँ, क्या आपको इसके बारे में पता है? उसे पहले पता नहीं था। मुझे यकीन नहीं है कि कबीले के मुखिया ने उसे इसके बारे में बताया था या नहीं। बाद में सांगजे की पीड़ा देखकर कियाओ शीशी का दिल उसके लिए दुख से भर गया। सांगजे, तुम अब देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आपने इतने वर्षों तक कष्ट सहा क्योंकि उनकी गलतियों के कारण। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचें कि आप क्या चाहते हैं। अगला करें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओह, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यह आपको दे दूं। कियाओ शीशी ने पशु की खाल में लिपटा हुआ एक राजदंड निकाला। किंवदंती के अनुसार यह राजदंड को पहले कबीले द्वारा एक विशालकाय जानवर की हड्डियों से बनाया गया था। दिव्य तेंदुए जनजाति का नेता। इसमें हर एक की संघनित शक्ति समाहित थी। वह कबीले के क्रमिक नेता थे और जनजाति के सर्वोच्च प्रतीक थे। अधिकार। राजदंड वास्तव में सांगजे के पास था, लेकिन वह किसी और का नहीं था।
सांगू की ओर से उपहार। उसके दूसरे स्वरूप ने उसे संगू के हाथों से छीन लिया था। जिक्सी। सांगजे राजदन को देखता रहा, वह असमंजस में था। सांगजे, डरो मत, अपने आप पर यकीन रखो, हम आपकी मदद करेंगे। सांगजे ने राजदन से लेकर कियाओ शीशी, जिनलिंग और फेयांग की ओर देखा। रियूस की आंखों में व्याप्त असहाय अनिश्चितता धीरे धीरे छा गई और उसने हाथ बढ़ाकर आंखें बंद कर ली। राजदंड पर उसका हाथ मजबूती से टिका हुआ था। मैं दिव्य तेंदुए जनजाति का मुखिया बनूंगा। मैं रक्षा करूंगा, मैं शीशी और सांकी की रक्षा करूंगा। पिता। उसके पीछे से एक कोमल आवाज आई। सांगजे ने मुड़कर देखा तो उसे एक लघु आकृति दिखाई दी। उसका ही एक रूप उसकी ओर चलता हुआ दिखाई दिया। शायद लंबे समय से न चलने के कारण उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। लड़खड़ाते हुए लेकिन हठपूर्वक एक एक कदम बढ़ाते हुए वह सांगजे के पास पहुंचा। समय। पिताजी, मैं मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकूं। आप, मां और मेरे छोटे भाई बहन। जब सांगजे ने सांकी को अपनी बाहों में उठाया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है। कियाओ शीशी ये देखकर बेहद खुश थी कि सांगजे ने फिर से सामना करने का आत्मविश्वास हासिल कर लिया था। दिव्य तेंदुआ जनजाति। फिलहाल कबीले का नेतृत्व करने के लिए उनसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। उनसे बेहतर नेता। भावहीन चेहरे के साथ सुनशियाओ ने तांत्रिक को लात मारी। वह जादूगरनी मूर्ख नहीं थी, वो तुरंत समझ गई। निश्चिंत रहें, युवा स्वामी, मैं कबीले के सभी जानवरों को बताऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ था। तो वापस, तुम हमेशा से ही कबीले के नेता बनने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति रहे हो। नए कबीले के नेता बनने के लिए आपको बहुत कुछ व्यवस्थित करना होगा और आप सहायता की कमी है। फेयान और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे, जिनलिंग ने प्रस्ताव रखा। सांगजे को पता था कि ये कियाओ शीशी के दरिंदे पति थे। वह बेहद आभारी। धन्यवाद। जिक्सी, तुम और शावकों को पहले सुनशियाओ के साथ वापस चलना चाहिए। ठीक है, हम घर पर आपका इंतजार करेंगे। सांकी ने कियाओ शीशी की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि अब वह चल सकता था, उसे अब भी उसकी बाहों में रहना अच्छा लगता था। सांगजे शमन, जिनलिंग और फेयान को भीतरी शहर की ओर ले गया। इसी बीच सुनशियाओ कियाओ शीशी के साथ वापस लौटने लगी। सुनशियाओ, डिवाइन लेपर्ड में हमारे ठहरने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अब से जनजाति कहलाएंगे। सुनशियाओ को उसकी यह बात सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जब उसने सांगजे को कबीले का नेता बनाने की इच्छा का जिक्र किया तो वह जानता था कि उसके पास इसे ध्यान में रखते हुए दिव्य तेंदुआ जनजाति एक बड़ी जनजाति है जिसमें कई शक्तिशाली पशुमानव शामिल हैं। आसपास का इलाका भी भोजन से भरपूर है। ये वास्तव में एक उपयुक्त स्थान है रहना। तो आप सहमत हैं? सुनशियाओ ने उसकी ओर नीचे देखा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे हर जगह चलूंगा। कियाओ शीशी मुस्कुराए और उसकी बाह को गले लगा लिया। तो चलिए एक अच्छी जगह चुन लेते हैं। अगले कुछ दिनों में एक नया घर बना लेंगे। मुझे अपना खुद का घर चाहिए और मैं इसे खूबसूरत बना दूंगा। कियाओ शीशी की यह बात सुनकर सारे शावक उत्साह से चिल्लाने लगे। माँ, मैं भी अपना कमरा सजाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम सभी शावकों का अपना अपना कमरा होगा। सुनशियाओ ने कियाओ शीशी के छोटे से चेहरे को आशा भरी उम्मीदों से भरा हुआ देखा और उसकी आंखों की शीतलता नरम पड़ गई। सुनशियाओ, तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की प्रतिबंधित दवा एक सामान्य व्यक्ति को बदल सकती है? जानवर आदमी में सांगजे क्या बन गया? सांगजे क्या बन गया?